नमस्कार चंद्रकांत भी भट्ट। ये कहानी है घर घर की। शायद ये कहानी आपकी भी हो सकता है, मेरी भी हो सकती है, क्योंकि हर घर एक रामायण महाभारत से भरा पूरा है जो हम देख नहीं पाते हैं। लिखने वाले तो लिख कर चले गए, लेकिन उसका अनुभव, उसका ज्ञान हमें पता नहीं है कि उसने क्यों लिखा। राम तो चले गए, कृष्ण भी चले गए, चाणक्य भी चला गया, लेकिन हमने क्या सीखा? हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, लेकिन क्या हो सकता है? हर इंसान जब जन्म लेता है तब से उसके जीवन की प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है, और जब उसका अंत हो जाता है तो आप समझेंगे कि प्रश्न खत्म नहीं होते। शायद प्रश्न इतने बड़े हो जाते हैं। जैसे आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद लोकशाही लोगों को मिल गई, लोग सत्ता में आने लगे, सेवा के लिए आने लगे। वक्त बदलता गया, सेवा का नाम सत्ता, और सत्ता सिर्फ अहंकार से भरी हो, वो सत्ता किस काम की? वो लोकशाही किस काम की? एक 45 वर्षीय दीवान की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वह बाजार में पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठा था। तो लोग जॉब करते हैं, जो आवक बहुत सीमित होती है, उसकी कहानी है। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा वह अपने दोस्तों को बार बार फोन मिला रहा था। उसने उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। दीवान कामचोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल से उसने उसको कमज़ोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे चलाते थे उसी तरह वो नहीं चला सकता था। इस कारण उससे गलतियां भी हो जाती थी। रात के 10 बजे वह हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीबी चिल्लाई, जो आजकल वही होता है। ये सच कहानी है, हर घर की कहानी है, हर इंसान की कहानी है। ये मेरी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है। तो कहाँ से इतनी रात तक किस औरत के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? दीवान कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की चिक चिक का उसने जवाब देना छोड़ दिया था। क्या करे इंसान? हर रोज वही की वही बातें हैं। अगर इंसान को आप सुनाएंगे तो इंसान क्या कर सकता है? या तो वो ज़्यादा मानसिक बीमार हो जाता है, या तो अपघात करने की सोचता है, या तो कुछ और सोचता है इंसान। अभी वह बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते हुए पास आई। आते ही बोली कि पापा आज मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? दीवान ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा आज आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय
मेरे लिए मोबाइल लेकर आएंगे। लेकिन दीवान चुप था। वह जवाब देता तो क्या देता। बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया है, ऑन करते ही हैंग हो जाता है। दीवान चुप था। वह अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये बात बताई तो बेटा, बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसे कोसने लगेंगे कि वह ढंग से काम नहीं करता, इसलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हर बच्चे यही सोचते हैं, हर पत्नी यही सोचती है कि उसका पति निकम्मा है, उसका बाप निकम्मा है। क्या ये हर घर की कहानी, मैं हर सबको बोलता हूँ, ये आपकी भी कहानी है, ये मेरे जैसे की भी कहानी है, जिसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी और कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। जो ही दीवान ने कमरे में कदम रखा, वह चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए, बेटी को मोबाइल क्यों नहीं ला कर दिया? वह दबी दबी आवाज़ में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना, वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? दीवान के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर वह अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वह रसोई में चला गया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। दीवान की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी दीवान ने खाना खत्म नहीं किया था कि उसका बेटा घर से बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर दीवान को वहाँ खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। दीवान ने नोटिस किया कि उसने कदम बहक रहे थे, जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था तब दीवान उसे बहुत डांटा करता था, मगर एक दिन बेटा सामने बोल गया। दीवान को ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आंख दिखाने लगा था। यही हालत हर घर की है, मेरी भी हो, आपकी हो सकती है। उस दिन के बाद दीवान ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया तब पत्नी की किचकिच फिर से शुरू हो गई थी, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया। वह जानता था बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई भी की ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वह भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना न खाने से शरीर की शुगर लो हो गई थी, शरीर में सुन्न सी आई हुई थी। वह सोते हुए चल रहा था, पता नहीं कब चलते चलते वह फुटपाथ से मुख्य सड़क पर आ गया। तेज दौड़ता हुआ टोला उसके ऊपर से निकल गया और दीवान को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। सड़क पर ही उसने प्राण पंखे उड़ गए। दीवान के बेटे बेटी और पत्नी ने रोते बिलखते उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब कहानी शुरू होती है। जब अपने माँ बाप अपने पिता नहीं होते हैं तब क्या हो सकता है? तो उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों से उधार पैसे ले रखे थे वो रोज घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। घर का वाईफाई का कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटी और बेटा अब खाने में कमी नहीं निकालते थे, जो भी मिल जाता था खाकर पानी पी लेते थे। बेटे की आज़ादी खत्म हो गई थी। अब वह एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था।
बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उससे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशों के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किच किच शुरू कर दिया करती थी। अब उसकी आवाज़ सुनने को तरस गई थी। पति जब जिंदा था वह निश्चित होकर सोया करती थी, मगर उससे गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज़ भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि वो इनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था, वो ख्वाहिशों का आधार था, मगर उसकी वैल्यू उसके जीते ही जी उन्हें पता नहीं थी। अब घर में पैसा तो था पर सुकून नहीं। रात को सब खाना खाने के बाद सब अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोते, काश उन्होंने अपने पिता की भावनाओं समझी होती, उनकी इज्जत की होती। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी हम सभी के लिए एक सबक है। ये मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है, सबके लिए सबक है कि आजकल जब तक हमारी ज़रूरतें पूरी होती तब तक माता पिता की इज्जत है, नहीं तो हम कभी यह तक नहीं पूछते कि वे लोग ठीक हैं या नहीं हैं। आज समय बदला नहीं है, वक्त बदला नहीं है, हमारी सोच बदली है। हम मानवता इंसानियत भूल चुके हैं। हम सत्ता, पैसे और आज की चमक धमक दुनिया को इतने घुस गए हैं कि हमें पता नहीं है कि जो कल 100 रुपये में जो लोग जी रहे थे, आज 1,00,000 रुपया में जी नहीं सकते हैं। ये हालत किसने बनाई? ये कौन है लोग? ये कौन है जिन्होंने इस परिस्थिति में हम लोगों को ला दिया है? वो है धर्म, राजकारणी, धर्मांधता, अज्ञानता, जो हमें धर्म की आड़ में, राजकारण के आड़ में गरीबों को अब इतना निचोड़ रहा है, हम सोच नहीं सकते हैं। हम आने वाली टेक्निक, आने वाला विज्ञान, आने वाला समय, आने वाली समाज को हम नहीं समझेंगे तो आज आने वाली पीढ़ियों, आने वाला समाज कहाँ जाएगा? हमें कुछ पता, हमें बचना है आने वाले समय से। हमें बचाना है देश को, लोकशाही को, युवाओं को, गरीबों को। यही आज का पैगाम है। जब जिंदा हैं उसकी पूजा करो, मरने के बाद पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही आज का पैगाम है।